Hello students, welcome to all on our channel Guru KPO. I am Dr. Sonam Ratnu, Assistant Professor in Biyani College. आज जो हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स करेंगे, जो LLB फर्स्ट ईयर और BLLB फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों का सब्जेक्ट रहता है। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है बिकॉज ये एक ऐसा लॉ है जिसके अंदर हमें कोई सेक्शंस या आर्टिकल्स रेडी नहीं मिलते हैं। हमें इसके अंदर अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, केसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी डैमेजेस होता है, जो भी कंपनसेशन है वो डिसाइड होता है और उसी अकॉर्डिंग जो है वो कंपनसेशन पे करना पड़ता है जिसने किसी को डैमेज किया है। तो आज ये जो क्लास है इसके अंदर हम बेसिक पढ़ेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स का, मतलब कि इसके अंदर मीनिंग एंड नेचर ऑफ टॉर्ट, क्या है लॉ ऑफ टॉर्ट और किस तरीके से इसका नेचर होता है, कैसे हम बता सकते हैं या कैसे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये टॉर्ट में आएगा या किसी अदर लॉ के अंदर ये फॉल करेगा, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन, अपकृत्य का अर्थ एवं प्रकृति। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू विनफील्ड। विनफील्ड बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से कह सकते हैं, वो राइटर हैं जिन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है लॉ ऑफ टॉर्ट में। इसमें लिखा है अ टॉर्ट इज अ टॉर्टियस लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी है ये अराइजिंग फ्रॉम द ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी फिक्स्ड बाय अ लॉ। तो वो ड्यूटी जो आपकी लॉ ने फिक्स की है और आप उसका ब्रीच करते हैं, उससे अराइज होती है आपकी ड्यूटी किसके अंदर, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। फॉर एग्जांपल अगर आपका ये एक ड्यूटी बनती है कि आप किसी भी फॉर एग्जांपल हम लेते हैं इलेक्शन डिपार्टमेंट की। इलेक्शन डिपार्टमेंट की ये ड्यूटी है कि जब इलेक्शंस होंगे उससे पूरा पहले वोटर लिस्ट रेडी होगी, उनके वोटर ID बनेंगे जो 18 ईयर्स जिनका एज हुआ है कंप्लीट, ताकि वो वोट कास्ट कर पाए, उनको वार्ड्स पे पहुंचाना, ये पूरा प्रॉपर काम इलेक्शन डिपार्टमेंट का होता है। बट अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसमें अगर कोई ऐसा मिस्टेक उनसे हो जाता है कि कोई वोट नहीं दे पाता, तो इसे हम क्या मानेंगे, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, जो किसने दी थी उसको, डिपार्टमेंट को, फिक्स्ड बाय अ लॉ। तो अगर आपने उस ड्यूटी का ब्रीच किया तो वहां पर आपको क्या देना पड़ेगा, उसके डैमेजेस का कंपनसेशन देना पड़ेगा जिस पर्सन को वो डैमेज हुआ है। ये फर्स्ट डेफिनेशन हमने पढ़ी है विनफील्ड की। सेकंड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू सालमन। सालमन क्या कहते हैं, अ टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। देखिए एक तो क्रिमिनल रॉन्ग और सिविल रॉन्ग। तो देखिए जो टॉर्ट है वो सिविल रॉन्ग के अंदर आता है, ये क्राइम के अंदर नहीं आता है। ये सिविल पार्ट जो हम लॉज में पढ़ते हैं उस लॉ में सिविल पार्ट को कवर करता है टॉर्ट, और इसके अंदर फॉर विच द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो इसके अंदर जो रेमेडी है वो आपको कॉमन लॉ के अकॉर्डिंग जो भी आपको अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, यानी कि यहाँ पे कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसको डैमेज कितना हुआ है, यहाँ पे डिसाइडेड डैमेजेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि उसे 10,000 का डैमेज हुआ, 50,000 का हुआ, कितना हुआ ये केस में कोर्ट डिसाइड करेगा। इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, जो कि डिसाइडेड नहीं है और विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मतलब ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट में फॉल कर रहा है ना ये ट्रस्ट का फॉल मतलब ब्रीच है। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से अलग है। इसके अंदर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है जिसको कि आपने उसका ब्रीच किया, अब आपको उसके लिए कोई डैमेज देना पड़ेगा। इसके अंदर ना कोई आपने ट्रस्ट था जिसका ब्रीच किया जिसके लिए आपको कोई कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये इनसे डिफरेंट है। इसके अंदर आपको जो भी कंपनसेशन, प्रतिकरण, क्षतिपूर्ति मिलेगी वो कोर्ट डिसाइड करेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं अगर हम लेते हैं इसको नेग्लिजेंस में, जिसे हम उपेक्षा कहते हैं हिंदी में। फॉर एग्जांपल नेग्लिजेंस में आपने रेड लाइट है वो क्रॉस किया और क्रॉस करके आपने किसी को हिट किया, तो उससे उसको कोई भी नुकसान हुआ। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए उस नुकसान के कारण उसको 2 मंथ्स का बेड रेस्ट करना पड़ा। उस बेड रेस्ट में उसका जो उसकी जॉब थी, जो उसकी सैलरी थी, फॉर एग्जांपल मान के चलते अगर उसकी 1 मंथ की सैलरी 50,000 है तो उसे कितने का डैमेज हुआ, 2 मंथ तक वो जॉब पे नहीं गया तो कितना हो गया उसका 1 लाख रुपीस, राइट। उसके अलावा उसका जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस, जो भी उसका इलाज हुआ, उसका जो ट्रीटमेंट हुआ, उसका जो अमाउंट आया वो आया आपका 50,000। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1,50,000, करेक्ट। अब
दूसरा अगर ऐसा सिचुएशन ले, किसी और को भी उन्होंने हिट किया, उसकी सैलरी 20,000 ही थी, तो अगर वो 2 मंथ्स तक रेस्ट करता है तो 40 प्लस जो उसका कंपनसेशन, जो उसका मतलब जो ट्रीटमेंट में खर्चा आया वो 50, तो 90,000। तो अब यहाँ पर कोर्ट डिसाइड करेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द पर्सन जिसको डैमेज हुआ है। एक को हुआ है 1.5 का, एक को हुआ है 90,000 का। तो कोर्ट ने अनलिक्विडेटेड डैमेजेस को डिसाइड किया अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू केस। तो इसीलिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है उसके अंदर जो भी आपको डैमेजेस मिलेगा, जो भी कंपनसेशन मिलेगा, वो प्री डिसाइडेड नहीं होता है, वो केस पे, वो सिचुएशन पे, कंडीशन पे डिसाइड करता है। इसीलिए हम इसे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कहते हैं। करेक्ट? तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स किसको डील करता है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स उन सिचुएशंस को, डैमेजेस को डील करता है जो पहले से डिसाइडेड नहीं था, जो पहले से डिफाइन नहीं था, बट डैमेज हुआ तो अब आपको उसका कंपनसेशन मिलेगा। और इसके अंदर आपको कंपनसेशन ही एज अ, हम कह सकते हैं, पनिशमेंट जो है कोर्ट उस पर्सन पे अप्लाई करता है, और वो एज अ जो पनिशमेंट है उस कंपनसेशन को पे करता है जिस पार्टी को उसने क्या किया है, डैमेज किया है। अब हम आते हैं नेचर, जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स का नेचर कैसा है, प्रकृति क्या है। तो देखिए, पहला जो हमने डिस्कस किया था यहाँ पर कि ये क्या है, एक सिविल रॉन्ग है, जो हमने अभी डिस्कस किया। तो नेचर का पहला क्या आएगा कि एक सिविल रॉन्ग है, ये किसी क्राइम को डील नहीं करता, ये सिविल डैमेजेस जो हुए हैं, गलतियां हुई हैं, उन्हीं को डील करता है, उसी के लिए आपको कंपनसेशन पे करता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने किसी का मर्डर कर दिया तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स उसके लिए आपको कोई कंपनसेशन, कोई डैमेजेस नहीं दिलाएगा। बट आपने फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि आपका एग्जाम चल रहे हैं और 2 मंथ्स तक आपके एग्जाम कंटिन्यू रहेंगे, और आप अपने घर में पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और अगर आपके बिल्कुल नेबर जो आपके हैं उन्होंने इतना साउंड में इतना म्यूजिक चला रखा है कि आपको उसमें डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के थ्रू न्यूसेंस में जाकर अपने लिए रेमेडी में कंपनसेशन, डैमेजेस बता सकते हैं और ले सकते हैं। तो इस तरीके से लॉ ऑफ टॉर्ट्स किसको डील करता है, सिविल रॉन्ग को डील करता है, क्रिमिनल रॉन्ग को डील नहीं करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कंपनसेशन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, क्या मतलब कि जो कंपनसेशन आपको मिलेगा वो कोर्ट डिसाइड करेगा अकॉर्डिंग टू केस कि उसको कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए। हो सकता है किसी को 50 मिले, किसी को 1 लाख मिले, किसी को 5 लाख रुपीस मिले, डिपेंड करेगा कि उसको जितना डैमेज हुआ है उसको कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसको कितना मिलना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रॉन्गफुल एक्ट, तो आप जो भी एक्ट करते हैं वो गलत होना चाहिए, रॉन्गफुल होना चाहिए। अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी को बचाने के लिए कुछ ऐसा किया और उसके अंदर आपने किसी को डैमेज किया, तो वहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि वो रॉन्गफुल एक्ट नहीं था, वो मैंने जो किया किसी को सेव करने के लिए, किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए किया, तो वहाँ पर वो रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए। अगर वो रॉन्गफुल एक्ट है तभी आपको इसके अंदर कंपनसेशन देना होगा। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं लीगल डैमेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डैमेजेस होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान के चलिए, अगर आपने किसी को कोई नुकसान पहुंचाया लेकिन वो कैसा नहीं है, लीगल नहीं है, यानी कि उसकी ड्यूटी आपको लॉ ने नहीं दी है कि आपको उसको कंप्लीट करना होगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो जहां पर लीगल ड्यूटी है वहीं पे लॉ ऑफ टॉर्ट्स डील करेगा। अगर वो आपकी लीगल ड्यूटी नहीं बनती है तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स आपको कहीं पे भी लायबल और रेस्पॉन्सिबल नहीं मानेगा कि आप किसी पर्सन को उसका कंपनसेशन या डैमेजेस पे करें। तो देखिए, लीगल जो डैमेजेस हैं उसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला है डैमनम साइन इंजूरिया, जिसे हम कहते हैं एक्चुअल लॉस विदाउट लीगल लॉस। यहां पे आपको लीगल लॉस नहीं हुआ है बट एक्चुअल लॉस हुआ है। देखिए, इसका बहुत अच्छा केस है स्टूडेंट्स, जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि डैमेज विदाउट इंजरी, डैमेज तो हुआ लेकिन कोई इंजरी नहीं हुई। इंजरी कौन सी, लीगल इंजरी नहीं हुई। लीगल इंजरी का देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें मैंने आपको एक केस लॉ दिया है, उस केस लॉ में लिखा है ग्लासेस्टर ग्रामर स्कूल केस। इस केस के मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट बताती हूँ। इसमें एक स्कूल जो है वो ओपन थी, खुली हुई थी किसी एक एरिया में, उसके बगल में नेबर में एक और स्कूल ओपन हो गई, और स्कूल ओपन होने से जो उस पहले वाले स्कूल जो पहले से वहाँ थी बनी हुई, उसके कुछ स्टूडेंट्स कहाँ पर मूव कर गए, न्यू स्कूल जो ओपन हुई थी। यहाँ पर पहले स्कूल ने जो न्यू स्कूल ओपन हुआ उसके अगेंस्ट केस फाइल किया कि ये एक तरीके से लॉ ऑफ टॉर्ट्स में मेरे को डैमेज हुआ है, बिकॉज क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो कहाँ मूव कर गए, वो न्यू स्कूल में मूव कर गए, जो मेरे
मेरे और स्टूडेंट्स आने चाहिए थे, उनका एडमिशन आधा कहाँ चला गया, नई स्कूल जो ओपन हुई है उसमें। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर आपके पास ये लीगल राइट नहीं था कि उस एरिया में सिर्फ आप ही का स्कूल रहेगा, उस एरिया में 1, 2 या 3 कितने भी स्कूल्स ओपन हो सकते हैं, बिकॉज वो पर्सन की खुद की फ्रीडम है कि अगर उसे स्कूल ओपन करना है तो उसे किस एरिया में स्कूल ओपन करना है। तो यहाँ पर ये केवल आपका लीगल राइट नहीं था कि उस एरिया में आप ही का स्कूल होगा, इट मीन्स ये लीगल राइट का वायलेशन नहीं है। तो यहाँ पर वो पर्सन भी स्कूल ओपन कर सकता था। तो वहां पर आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ है लेकिन आपको लीगल लॉस वहां पर नहीं हुआ है, इसलिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स में वहां पर आपको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, वहां डैमेजेस के लिए कोई कंपनसेशन कोर्ट ने उनको पे नहीं किया। तो इसके अंदर बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि एक्चुअल लॉस तो हुआ फाइनेंशियल, बट उनको लीगल लॉस कोई नहीं हुआ क्योंकि उसके लीगल राइट का वायलेशन नहीं था। राइट, नेक्स्ट जो है इसमें है आपका इंजूरिया साइन डैमनम, लीगल लॉस हुआ विदाउट एक्चुअल लॉस, यानी कि मेरे लीगल राइट का वायलेशन तो हुआ बट मुझे एक्चुअल लॉस कुछ भी नहीं हुआ। तो इसमें देखिए केस मैंने डिस्कस किया है, वो केस आपका है एशबी वर्सेस वाइट। ये जो अभी मैंने आपसे फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस किया था कि किसी पर्सन का राइट है कि उसको वोट देने का है। तो फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए इस केस का, अगर इस केस के फैक्ट्स बताऊं तो इसमें यह था कि एक पर्सन था, उसको वोट कास्ट करना था, वो वोट कास्ट करने के लिए जहाँ पे वोट हो रहा था, वोटिंग हो रही थी, वहाँ पर गया और जब उन्होंने बोला कि मुझे वोट कास्ट करना है तो उनका जब वोटर लिस्ट में देखा गया तो उनका नेम उस वोटर लिस्ट में नहीं था। वोटर लिस्ट में नहीं होने से वो वोट कास्ट नहीं कर पाए और इसी के लिए उन्होंने क्या किया, कोर्ट के अंदर इलेक्शन डिपार्टमेंट जो है उसको चैलेंज किया कि वोट कास्ट करना मेरा लीगल राइट था और मेरे लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, मुझे वोट कास्ट नहीं करने दिया था, तो इसके अंदर मुझे कंपनसेशन चाहिए। इसमें जो इलेक्शन डिपार्टमेंट था उन्होंने कहा कि जिस पर्सन को उन्हें वोट कास्ट करना था उसे नहीं कर पाए, बट फिर भी उसने वो वोट जो है उसके अंदर वही पार्टी, वही पर्सन जो है जीता है, उसी की पार्टी बनी है। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन पर्सन जीता या नहीं जीता, यहाँ इंपॉर्टेंट ये था कि उस पर्सन का ये लीगल राइट था कि उसे वोट देना है। आपने उसके लीगल राइट का वायलेशन किया है, आपने उसको वोट कास्ट नहीं करने दिया, तो यहाँ पर आपको कंपनसेशन देना होगा, बिकॉज क्योंकि ये लीगल लॉस था लेकिन एक्चुअल लॉस कहीं पे उसको कोई हिट नहीं किया, डैमेज नहीं हुआ, उसको लगी नहीं, कहीं से उसका फ्रैक्चर नहीं हुआ, बट फिर भी उसके लीगल राइट का वायलेशन हुआ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है वो लीगल राइट के लिए ही आपको डैमेजेस और कंपनसेशन पे करता है, आपको एक्चुअल लॉस के लिए नहीं करता है। अगर हम इसको कॉन्क्लूड करें तो हम क्या कह सकते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स वो सब्जेक्ट है जो सिविल रॉन्ग और रॉन्गफुल एक्ट के लिए डील करता है और इसमें आपको जो भी कंपनसेशन मिलेगा वो पहले से प्री डिसाइडेड नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और केस वो डील किया जाता है। और लॉ ऑफ टॉर्ट्स सिर्फ लीगल राइट के वायलेशन के लिए ही कंपनसेशन या डैमेजेस पे करता है, एक्चुअल लॉस अगर कोई और हुआ है तो उसके लिए नहीं होता। तो इसीलिए अगर आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स में जाना है तो आपके लीगल राइट का वायलेशन होना चाहिए और तभी आप किसको अप्रोच कर सकते हैं, कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं एक्चुअल डैमेजेस के लिए, लॉस के लिए और कंपनसेशन के लिए। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।